जीएसटी की। जीएसटी क्या होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल दिया जो कल की क्लास में डिस्कस किया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक सिंगल टैक्स होता है, यूनिफाइड होता है, जो कि रिप्लेस करता है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। वैट जो है, एक्सरसाइज या फिर सर्विस टैक्स, इनको सबको इसने रिप्लेस किया है। और वन नेशन वन टैक्स मतलब अब पूरे नेशन में एक ही टैक्स है जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। अगर कहीं पे एग्जाम में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी, तो यही लिखना है 4 पॉइंट कि कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करना है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? जो एग्जाम्पल हमने बताया था कास्केडिंग इफेक्ट वाला, एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हो। समझ रहे हो? थ्योरी में फुल मार्क्स लाने हैं तो न्यूमेरिकल वाइज उसको करना पड़ता है, मतलब एग्जाम्पल काफ़ी सारे लिखने पड़ते हैं, बता चुके हैं कई बार। इन द ओल्ड सिस्टम टैक्स वॉज चार्ज ऑन टैक्स, जीएसटी रिमूव दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आईटीसी का कॉन्सेप्ट आ गया, क्रेडिट मिल जाता है, तो टैक्स ऑन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट रिमूव हो गया। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी ब्रिंग क्या, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस इंडिया, मतलब एक ही जैसा टैक्स लगेगा पूरे इंडिया में। सेम टैक्स सिस्टम एवरीवेयर, रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन फ्रॉम कंज्यूमर, प्राइस ऑफ मैनी गुड्स बिकम लोअर ड्यू टू क्या लिखा है, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। जैसे कल देखा था 1,39,000 आ रहा था ओल्ड डिजाइन से अपना जीएसटी वाले, और 1,24,000 समथिंग आ रहा था अपने न्यू जीएसटी डिजाइन से। तो अगर हम लोग देखें तो गुड्स का जो प्राइस है वो चीपर हो गया कंज्यूमर के लिए। आगे इसका क्या मतलब है, बूस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स बिकम मोर कॉम्पिटेटिव इन लोकल एंड ग्लोबल मार्केट। मान लीजिए इंडियन प्रोडक्ट है, उस पर जीएसटी लग रहा है तो वो और महंगा हुआ जा रहा है, वो बाहर वाले लोग आ रहे हैं, वो उनकी कॉस्ट कम लग रही है, हो सकता है उनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो अगर इंडियन प्रोडक्ट चीपर हो रहे हैं तो इंडिया की मार्केट बढ़ रही है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे। अब क्रिएशन इन द जीएसटी काउंसिल ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, अगर एग्जाम में आता है तो ये सेक्शन में लिखना पड़ेगा। आर्टिकल 279A एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुके हैं। टू मैनेज एंड ऑपरेट जीएसटी, स्पेशल एक बॉडी होती है जो कि जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजंस को सजेस्ट करती है, जिसका नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल वॉज सेटअप। इट इज़ अ ज्वाइंट क्या लिखा है, फोरम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब ज्वाइंट फोरम होता है तरीके का, जो है ज्वाइंट अथॉरिटी होती है, इसमें सेंटर के भी लोग होते हैं, स्टेट के भी लोग होते हैं। मेंबर कौन कौन होते हैं इसमें, ये कल बताया था शॉर्ट फॉर्म में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट का जो होता है वो मेंबर होता है, और जो स्टेट के फाइनेंस एंड टैक्स मिनिस्टर होते हैं वो भी मेंबर होते हैं, और 1 वाइस चेयरपर्सन होते हैं, जो कि उन्हीं जो स्टेट के मिनिस्टर होते हैं उन्हीं में से किसी एक को चूज किया जाता है। ठीक है, अब मेन फंक्शंस क्या है, अगर जीएसटी काउंसिल मान लो आया तो डायरेक्ट जीएसटी काउंसिल नहीं आएगा, फंक्शंस वगैरह आएंगे उसके। तो फंक्शंस जैसे आएगा तो जीएसटी काउंसिल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप लोग फंक्शंस लिखेंगे। मतलब थ्योरी में जो पूछा गया है एग्जैक्ट वही लिखोगे, थोड़ा कंटेंट कम होगा। आपको लॉ लिखना है लेकिन थोड़ा सा पहले जीएसटी काउंसिल को एक्सप्लेन कर देना, मतलब बीकॉम वाला काम नहीं करना है, समझ रहे हो, करना आपको अपने ही प्रोफेशन वाला काम है। द काउंसिल रिकमेंड टू द सेंटर एंड स्टेट, हमने बताया था रिकमेंडेशन देती है ये बॉडी सेंट्रल और स्टेट को, किस पे, विच टैक्स सेस सरचार्ज टू बी मर्ज्ड इनटू जीएसटी, मतलब कौन से टैक्सेस, जैसे पहले बहुत सारे टैक्सेस चलते थे तो कौन कौन से टैक्सेस है, कौन कौन से सेस हैं, कौन कौन से सरचार्ज हैं जो जीएसटी में मर्ज होने चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड, मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को जीएसटी में इंक्लूड करना चाहिए, मतलब कौन से टैक्सेबल होने चाहिए और कौन से एग्जेम्प्ट होने चाहिए जिन पे जीएसटी ना लगाई जाए। जैसे टाइम टू टाइम एग्जेम्पशंस के नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि इस जो है प्रोडक्ट पे अब से जीएसटी नहीं लगेगी या फिर कम रेट से लगेगी। मॉडल जीएसटी लॉ एंड रूल लेवी इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब जीएसटी का कौन सा मॉडल कहाँ पे लगेगा, इंटर स्टेट कहाँ पे लगेगा, इंट्रा स्टेट कहाँ पे लगेगा, और जो है आईजीएसटी कहाँ पे लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी गुड्स की। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में अभी थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं उसके चैप्टर में। मेन जो टैक्स होता है वो कहाँ को जाएगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई से डिसाइड होता है कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसका प्लेस क्या है।
वो सर्टेन केसेस में अलग अलग होता है। तो वो जब चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शन 12, 13, 14 तब उनको समझ में आएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी जीएसटी के लिए, जैसे कि कौन कौन से बिजनेसेस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, कितना टर्नओवर होना चाहिए और किस टाइप के बिजनेस के लिए। 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख ये लिमिट्स हैं अलग अलग केसेस में। पढ़ाएंगे भी, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का एक अलग चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट का भी सजेशन कौन देता है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के रेट्स कितने होंगे, स्टैंडर्ड रेट या फिर लोअर हायर रेट या फिर रेट जो बैंड्स होते हैं किस पे कितना रेट लगेगा, जैसे अभी कुछ रेट्स चेंज हुए हैं, ये सब रिकमेंडेशन कौन देता है, जीएसटी काउंसिल। स्पेशल रेट जो लगेंगे किस पे, नेचुरल डिजास्टर के दौरान, मतलब कोई भी अगर पेंडेमिक या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी उस केस में टैक्स के रेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, उसका भी सजेशन जीएसटी काउंसिल देता है। स्पेशल रूल्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड, इसका क्या मतलब तो बता सकता है। कौन सी स्टेट, कहाँ पे, और मतलब उत्तराखंड, इन पे सब पे अलग लगता है। वही चीज़ लिखा है कि अगर वहाँ की सिचुएशन अलग है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, तो वहाँ का जीएसटी का रेट भी अलग होगा। वो भी सजेशन कौन देगा, एनी अदर इशू रिलेटेड टू जीएसटी, और भी कोई भी जीएसटी से रिलेटेड इशू होता है जीएसटी काउंसिल इसमें डील करता है। क्लियर, 8 पॉइंट्स हैं। अगर एग्जाम में लिखोगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तो थोड़े से एक पेज के आधे पेज के बन जाएंगे, ऑलमोस्ट नहीं बनेंगे। एक एक लाइन का नहीं लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंसाइज वे में लिखा है क्योंकि ये नोट्स हैं, समझ लो नोट्स और बुक में फ़र्क होता है। It is also recommends when GST should apply on petroleum products which is currently outside the scope of GST। 5 प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी की प्रीव्यू से अभी बाहर हैं। कौन कौन से, कल बताया था, और कुछ था, ये 5 जो हम बता रहे हैं वो अलग। हाँ हाँ, पेट्रोलियम, ये इनमें मतलब क्या है कि अभी रिकमेंडेशन आगे आएगा तब ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है तुम्हारे, ये 5 पॉइंट तुमको याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं जीएसटी-एन क्या होता है, अलग अलग नाम आ रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये कौन सा होता है, प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जीएसटी की फाइलिंग होती है सारी। इट वॉज कॉमन ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे हमने किया है पीडीएफ में, अगर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है, जीएसटी की डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओगे अगर पीडीएफ पे क्लिक करोगे इस पे लिंक पे। वेयर ऑल जीएसटी रिलेटेड वर्क इज डन, जहाँ पे सारा जीएसटी से रिलेटेड वर्क किया जाता है। इट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और एक एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट ही पूरा डील करती है इसको, जीएसटी की वेबसाइट को। एनपीओ होता है मतलब कोई इसका जो है प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं रहता है, इसको तो केवल पब्लिक को सर्विसेज देनी है जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड। समझ में आया, नहीं आया, एनपीओ क्यों है, ऐसा आ रहा है दिमाग में, क्योंकि इससे कोई अगर देखा जाए तो प्रॉफिट या ऐसे कोई अर्न नहीं किया जा रहा है। जो टैक्स फाइलिंग की फीस है, काफ़ी लोग नील रिटर्न फाइल करते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई जो है फ़ायदा नहीं होता है। मान लो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपए है या फिर 5 लाख रुपए भी है, जैसे हमारा खुद का जीएसटी है तो हमने जीएसटी लिया, हम टर्नओवर के अंदर हो या बाहर हो, जीएसटी के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं, काफ़ी सारे टेंडर्स होते हैं जो बिना जीएसटी नंबर के अप्लाई नहीं हो सकते हैं, काफ़ी सारे, अगर आप मेडिकल में हैं तो काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं जो विदाउट जीएसटी नंबर लोग नहीं देते हैं, काफ़ी सारे गुड्स होते हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन अगर खरीद रहे हैं तो विदाउट जीएसटी नंबर आपको मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा बेचने के लिए आगे, समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें भी होती, मतलब केवल एक टर्नओवर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जीएसटी नहीं ली जाती है, और भी बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए भी जीएसटी लिया जाता है। हमने तो जिस दिन फर्म का रजिस्ट्रेशन लिया था उसी दिन हमने जीएसटी अप्लाई कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, हमको पता है कैसे
कहाँ से बेनिफिट लेने हैं? एक मिनट, इसको पढ़ो जरा। लोगों का पेपर बनाना था, हम पेपर बनाना भूल गए। बन गया, हाँ बन गया टेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया इतना? निंजा टेक्निक होती है टेस्ट बनाने की। वाई डू वी नीड GSTN? GSTN हमको क्यों चाहिए? बिकॉज GST इज़ अ क्या है, नेशनल वाइड टैक्स है, बोथ सेंटर एंड स्टेट कलेक्ट करते हैं। सो अ सिंगल IT सिस्टम होना चाहिए जो कि दोनों को डील करे। टैक्स पेयर को रजिस्टर्ड करने के लिए होना चाहिए, मतलब अगर हमको रजिस्ट्रेशन GST का लेना है तो हम इसी से लेंगे। कहाँ से लेंगे? GSTN, मतलब GST की ऑफिशियल वेबसाइट कह सकते हैं। कलेक्ट एंड सेंड रिटर्न्स टू बोथ सेंटर एंड स्टेट, हमको जो है कलेक्ट करना है। रिटर्न क्या होते हैं पता है किसी को? और रिटर्न होता क्या है? GST रिटर्न नहीं होता क्या? सर जो GST हम जब कलेक्ट करते हैं लोगों से बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हम कोई कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं, वो हमें हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ता है। किया था तुमने? सर कहाँ किए कंज्यूमर से कोई इनकी जो है आज इनका केस डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पहले, अभी बताते हैं। आधे घंटे पहले कर लेते। इनका जो है हम आए नहीं थे तब कर लेते। इनका हुआ क्या था, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था टी शर्ट्स का, क्लोथ का, और इन्होंने जो है GST का रजिस्ट्रेशन ले लिया। इनको किसी ने बताया होगा, इन्होंने ले लिया। और GST का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। कंप्लाइंसेस इन द सेंस आपका टर्नओवर भले ही नील हो, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रिटर्न इन द सेंस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है पोर्टल को कि हाँ हमारी सेल कुछ नहीं हुई इस महीने, बताना पड़ेगा ना। कैसे पता चलेगा उनको? घर आके तो पूछेंगे नहीं कि सेल हुई है नहीं हुई है, टैक्स दोगे या नहीं दोगे। इन्होंने 1 या 1.5 साल तक कुछ नहीं किया उस पर। इनके पास 50,000 की 2 नोटिस आई। 25 की 4 थी, अच्छा भूल गए हम, थोड़ा टाइम हो गया ना। 25,000 की 4 नोटिसें आई। ठीक है, अब ये बहुत परेशान ही हमारे पास आए, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में उस समय GST चल रही थी हमारी, तो सब बातें बता रहे थे, तो इनको हम ही दिखे, ये आए हमारे पास। हमने इनका पूरा काम ऑलमोस्ट डन कर दिया, समझ रहे हो? पूरा काम मतलब सारे रिटर्न इनके फाइल कर दिए पीछे से उठा के। लेट फीस पेनल्टी जो पड़ी, बस वो पेनल्टी इनसे हमने कहा वो सबमिट कर दो बस। 4-5 हज़ार रुपये कुछ था, क्यों 5,000 याद है इसको समझ रहे हो? तो करीब 1.5 साल के रिटर्न थे 5,000 रुपये पेनल्टी में। वो भी पेनल्टी बड़े जुगाड़ से लगाई थी, नहीं तो एक रिटर्न का 1-2 हज़ार रुपये था। तो हमने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उसको किया, तो काफ़ी हो गया। उसके बाद उसको क्लोज कराना था, और ये इनकी तबीयत खराब हो गई, ये 2 महीने बाद हमसे आके मिले, एक और नोटिस आ गई तब तक। हमने इनसे कहा आप सब सही हो गया है, केवल GST बंद करवानी हो, GST क्लोज कराने के लिए थोड़ा सा जो है
डिफ़िकल्ट काम होता है। जीएसटी अगर लेना भी डिफ़िकल्ट है और क्लोज कराना भी डिफ़िकल्ट है। तो हमने कहा हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। इन्होंने फ़ोन ही नहीं, मतलब फ़ोन इनसे बात नहीं हो पा रही थी, बात हो रही थी तो फिर कह रहे थे सर हम हॉस्पिटल में हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। 2 महीने तक हुआ, एक नोटिस और आ रही, अभी भी इनका काम ये चल रहा है बंद करने वाला। समझ रहे हो, मतलब इनकी गलती की वजह से हम तो कहेंगे। कंप्लाइंसेस ही बता रहे हैं हम, ये बता रहे हैं कंप्लाइंसेस नहीं करोगे तो क्या होगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अभी आगे चल के तुम लोगों के भी घर में कोई बिजनेस हो रहा होगा या होता होगा, तो तुम लोग अगर मान लो सीए में कुछ कर रहे हो कोर्सेज, तो कोई भी बंदा होता है उसकी नज़रें इसी पे होती हैं कि बच्चा हमारा टैक्स पढ़ रहा है, कुछ बताएगा भी आके, होता है ऐसा, कुछ सजेस्ट करेगा, वो एकदम से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि आउट ऑफ बॉक्स होता है मतलब हमारे माइंड के प्रीव्यू से बाहर पूछते हैं वो लोग, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग है, बुक की जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम जो चीज़ें बताते हैं मोस्टली कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ें कनेक्ट करें, समझ रहे हो गोकुल, तभी तुम्हारा एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो रिटर्न क्या होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमारी सेल हुई है नहीं हुई है, हमने कितना परचेज किया है, पूरी डिटेल आपको बिजनेस की अपनी मंथ वाइज या क्वार्टरली वाइज देनी होती है, किसको, गवर्नमेंट को, इसी पोर्टल पे। ठीक है, इसके लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं, GSTR 2A 2B 3A 3B ऐसे करके। मैच पेमेंट विद बैंक्स, बैंक के साथ पेमेंट मैच होता है, मतलब कि आपने अगर परचेज किया तो परचेज से रिलेटेड आपने चेक वगैरह दी होगी या बैंक से पेमेंट किया हो गया, तो वो दोनों चीज़ें मैच कर रही कि नहीं कर रही, समझ में आया। सेटल IGST बिटवीन स्टेट, जो स्टेट्स के बीच में है, जैसे IGST का पैसा 2 लोगों में बंटता है, तो वो सेटलमेंट कैसे हो रहा है, जैसे IGST कब लगती है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स की सप्लाई करती है, तो अगर IGST लग रही है तो उसका पैसा सेंटर को भी जाएगा, स्टेट को भी जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, सेटल कैसे हो रहा है, काफ़ी हैवी चीज़ें हैं। अलाउ क्लेम रिवर्सल, जो भी क्लेम हो रहे हैं आपके, जैसे ITC वगैरह वाला क्लेम करेंगे, कोई रिवर्सल होगा, रिवर्सल का मतलब ITC रिवर्स होती है, रिवर्स इन द सेंस कि हमने AC का ITC क्लेम किया तो रिवर्स होगा आगे जाके, होगा ना। और रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिक्लेम का मतलब हम जो है क्या बोलते हैं, एक बार हमने क्लेम किया और वो ITC में कुछ गड़बड़ी थी, नहीं मिल पाया, तो हम दोबारा भी क्लेम कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ITC वाले चैप्टर में पढ़ोगे। गिव रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हम रिपोर्टिंग करते हैं, पूरी एनालिसिस गवर्नमेंट करती है उसके यहाँ पे। और GST का जो एनालिसिस होता है वो 2-4 साल बाद होता है गवर्नमेंट का, जैसे कि अगर हम जो है आज अपनी फाइलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास इसी साल या अगले साल इसका नोटिस नहीं आएगा, अगर कोई गड़बड़ी है हमारे पास 5 साल बाद आएगा नोटिस, तब कहो हम अपने आज के अकाउंट भूल ही गए हों, हो सकता है ऐसा। इसीलिए काफ़ी सारे अगर ऑफिसेज में आप गए होंगे, उनके पास इनकम टैक्स एक्ट की बहुत पहले सालों की बुकें रखी रहती हैं, GST एक्ट की बहुत पुराने सालों की बुकें रखी रहती हैं, क्यों, क्योंकि केसेस फंसते हैं पीछे में, स्क्रूटनी जो होती है वो कुछ सालों बाद ही होती है, समझ रहे हो। जैसे हमारे बुआ के लड़के थे, उनका 2005 का केस कोई आ रहा है, 2006 का आ रहा है, उनकी फाइलिंग वो एक एडवोकेट से कराते तो फाइलिंग बहुत ख़राब हुई थी, अभी तक वो बेचारे 2021 का नोटिस अभी आया था, तो सेटलमेंट वो होता है बाद में, नोटिस बहुत भयानक आते हैं। सोचो इनका कोई बिजनेस नहीं था तो 25-25 हज़ार के 4 नोटिस आए, जिनका 2-2 4-4 करोड़ का जो है बिजनेस होगा, उनके तो काफ़ी हैवी नोटिस आते होंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर हम पैसे की बात करें, किसी चीज़ में पैसा है तो GST में है, इनकम टैक्स में भी इतना पैसा नहीं है, क्यों, इनकम टैक्स की एक लिमिट है, लिमिट इन द सेंस ITR जो है वो एक पीरियड वाइज चलते हैं, जैसे अभी ख़त्म हो गया, अब ITR की डेट ख़त्म, अब खाली बैठो ITR, लेकिन अगर हम GST की बात करें ये साल के 12 महीने चलता है, समझ रहे हो। अपने लखनऊ में काफ़ी सारे CA में हैं जो GST का लाखों का काम करते हैं, केवल GST का। What does GSTN do? हेल्प टैक्स पेयर टू रजिस्टर, रजिस्टर करने के लिए हेल्प करते हैं, रिटर्न फाइल करने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन द सेंस इन्हीं के पोर्टल पे जाके कर सकते हो, एंड पे GST ऑनलाइन, GST का जो टैक्स है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं GST पोर्टल पे,
प्रोवाइड्स अ यूनिक 15 डिजिट GSTN, मतलब 15 डिजिट का आपको जो है GST का कोड मिलेगा। जैसे आप जो है GST के लिए अप्लाई करेंगे, जो आपका पैन नंबर होगा 10 डिजिट का होता है, उसके बाद 5 डिजिट उसमें और ऐड होके एक नंबर आपको मिलेगा। कोई बता सकता है वो 5 डिजिट में कौन कौन से लेटर्स होते हैं? मतलब अगर बताना चाहो बताओ। अपना हमें याद है वो बता सकते हैं आप मुझे? GST नंबर नहीं बताना है, हम कह रहे हैं 10 डिजिट पैन के होते हैं, ठीक है। उसके बाद के जो 5 डिजिट होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं ये बताना है बाइफरकेट करके। मान्य है। एंटिटी कोड, एंटिटी कोड जानता है कोई? एंटिटी कोड कितने होते हैं? 2। पैन कार्ड पे जो होता है जिस टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं उसका मतलब होता है एंटिटी कोड। जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उस टाइप का अलग कोड होता है। देन स्टेट कोड, 2 डिजिट का स्टेट कोड होता है, जैसे UP 32 होता है तो 32 होगा उसमें। देन एक यूनिक नंबर होता है, 1 नंबर यूनिक होता है। यूनिक मतलब कुछ भी रैंडम हो सकता है, A से लेके Z तक। आपकी GST को रैंडम बनाने के लिए क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो तुम? कुछ और बात कर लिए क्या? बीच बीच में करते रहते हो ना तुम लोग। क्रिएट बैक इन सॉफ्टवेयर फॉर स्टेट्स टू मैनेज GST, मतलब एक सॉफ्टवेयर जो है साइड में उनका डेवलप किया जाता है जिससे कि वो GST को सपोर्ट कर सकें, मैनेज कर सके। रन द मैचिंग इंजन फॉर ITC क्लेम। मैचिंग इंजन की क्या मतलब? जैसे बहुत भारी, देखो हमने वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, देखा है? हाँ, मैचिंग इंजन की क्या मतलब? हमने कल कुछ बताया था कि अगर हमने कहीं से गुड्स परचेज किया है, अगर हमको ITC चाहिए, जिससे परचेज किया है सेलर, वो अपने यहाँ उसको क्या करेगा? फाइल करेगा कि हमारे यहाँ से सेल हुआ है। फिर हम उसको अपने यहाँ फाइल करेंगे कि हमने परचेज किया है। दोनों में ITC मैच होगी तभी तो ITC मिलेगी। तो ये एक पोर्टल है जो मैचिंग इंजन प्रोवाइड करता है, जिससे GST क्लेम करने में आसानी हो, और आगे फर्दर में अगर कोई जो है प्रॉब्लम आती है तो आपके पास प्रूफ होता है कि हमारे सेलर ने देखो इतना भरा है GST, उस पर इतना ITC आ रहा है और हमने इतना भरा हुआ है, तो दोनों मैच कर रहे हैं। क्लियर? प्रोवाइड MIS रिपोर्ट एंड एनालिसिस टू गवर्नमेंट। MIS का क्या मतलब होता है? सुना होगा तुम लोगों ने काफ़ी MIS के बारे में, नहीं सुना? ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? सुना होगा। MIS रिपोर्ट क्या होता है? सर आप पूछते बहुत हैं, ऐसा होगा? क्यों नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए, पढ़ाएंगे हम ऐसे ही। हाँ, MIS इसका कुछ फुल फॉर्म कोई बता सकता है? एक्सप्लेन ना करो, फुल फॉर्म ही बता दो। काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सुना होगा, और हमारे हिसाब से जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट फाउंडेशन वगैरह में है उसमें भी MIS का जिक्र हुआ है। तुम लोग पढ़े नहीं होंगे वो बात अलग है। इम्पोर्टेंट पढ़ा दीजिए सर, बस पास होना है। हाँ, M का मतलब होता है मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ रहे हो? अब आ गया होगा याद? आया? प्रोवाइड करता है एक मंथली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मंथली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एक एंटिटी का मंथली इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें हो रही, कितनी सेल हो रही, कितनी परचेज हो रही, एक मंथली रिपोर्ट कह सकते हो। एंड एनालिसिस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एनालिसिस मिलता है। वर्क विद, क्या लिखा है? इन्फोसिस, जानते हो कंपनी? नाम सुना होगा, MNC है। एज अ सर्विस प्रोवाइडर, मतलब MNC उस इन्फोसिस उस पूरी वेबसाइट को मैनेज करता है। एंड 70+ GST सुविधा प्रोवाइडर, 70+ जो GST सुविधा प्रोवाइडर है, मतलब ये सब लोग मिल के इस GST की साइट को पूरा मैनेज करते हैं। अब इसको एक बार पढ़ो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए फॉर दिस अटेम्प्ट। CMA वाले बच्चे सुनिए, समझे? और हमारे इंपॉर्टेंट का मतलब जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। कौन है? हम लोग ना पढ़ेंगे? अच्छा, नहीं पढ़ना है आपके लिए, इक्वली इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मज़ा नहीं आ रहा है ये सब जान के? अच्छा नहीं लग रहा है?
नहीं सर, पास करवा दीजिए बस, कोई मजा नहीं चाहिए हमको। जीएसटी अच्छा सब्जेक्ट है, नहीं है? क्या ही बता रहा हूँ। वेबसाइट देखना चाहते हो क्या जीएसटी की? देख चुके होगे? नहीं? नहीं, तुम्हारा क्यों खोलेंगे? तुम्हारा खोल देंगे तो पता चल जाएगा इन लोगों को कितना फ्रॉड किए हो तुम। अच्छा फ्रॉड कर ही लेते सर। तुम्हारे साथ खुद फ्रॉड हुआ है। दिख रहा होगा ये सामने, जीएसटी की वेबसाइट है, इंटरफेस। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रजिस्टर का और एक लॉगिन का। लॉगिन इन द सेंस जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो लॉगिन करेंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है वो रजिस्टर्ड करेंगे। तो यहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपका TRN जनरेट होता है। TRN क्या होता है? टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। मतलब अभी आपको जीएसटी नहीं मिला है तो एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप अपना स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। स्टेटस व्हाट्सएप वाला नहीं, जीएसटी वाला स्टेटस क्लियर कर दें, ठीक है। अब इसमें आप लोग कैसे, हल्का सा थोड़ा सा 5 मिनट में इसको बता देते हैं। आप टैक्स पेयर कौन से हैं, मतलब TDS वाले हैं या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं जैसे हम लोग, या फिर NRI हैं, या फिर जो है इनमें से कोई भी पर्सन है वो आप भरेंगे। उसके बाद यूटी कौन सी है, मतलब स्टेट और यूटी आप भरेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भरेंगे। उसके बाद लीगल नेम क्या है बिजनेस का, जैसे हमने लिया था यहाँ पे डाला था यस त्रिपाठी एंड कंपनी। उसके बाद पैन नंबर हमने डाला था क्योंकि पैन से ही हमारा जीएसटी नंबर जनरेट होगा। ईमेल एड्रेस अपना डाला था और OTP से मतलब वेरीफाई होगा ईमेल और ये मोबाइल नंबर। देन प्रोसीड कर दिया था। प्रोसीड करने के बाद हमारा TRN जनरेट हो जाता है। उसके बाद में फिर बेसिक कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है जो कि फिल होती है। उसके बाद पहले अगर हम बात करें तो जीएसटी लेने में 15 से 20 दिन लगते थे। आज की डेट में जीएसटी लेने में केवल 3 दिन लग रहे हैं। ये कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है कि इतने दिन में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो ही जाएगा। ये पोर्टल टू पोर्टल डिपेंड कर रहा है और पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली में जितने जीएसटी हमने अप्लाई किए हैं उसका जो जीएसटी नंबर है वो 3 दिन में आ रहा है। फास्ट हो गया है, समझ में आया? न्यू रजिस्ट्रेशन देख रहे हो आ रहा है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सब चीज़ें बाद में किसी दिन दिखाएंगे डिटेल में, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। नीड फॉर जीएसटी, जीएसटी की क्यों नीड है? प्रॉब्लम्स क्या थी? पहले जीएसटी में मल्टीपल टैक्सेस थे, डिफरेंट टैक्सेस सेंटर एंड स्टेट एट एवरी स्टेज, रेट्स डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट के रेट डिफरेंट थे। अब ये नहीं है। नो सेट ऑफ टैक्स पेड टू वन गवर्नमेंट, मतलब सेट ऑफ कह लो या ATC कह लो, टैक्स पेड टू वन गवर्नमेंट कुड नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन अदर। मतलब किसी दूसरे स्टेट में आप उस गुड्स पे टैक्स पे करके आए हैं तो यहाँ आके आपको कोई सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अमित सर वाली क्लास में बैठे जाओ, टेस्ट पेपर भेज रहे हैं। जितने सुनो, जितने बच्चे हैं सबसे कहो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें तो हम व्हाट्सएप पे ही भेजेंगे टेस्ट। और क्या? कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट जानते हो? टैक्स ऑन टैक्स, वैट चार्जेस ऑन एक्साइज ड्यूटी लेड टू इन्फ्लेशन। मतलब एक्साइज ड्यूटी लग चुकी है फिर वैट लग रहा है, एक टैक्स लग चुका है फिर दूसरा टैक्स लग रहा है। आगे क्या दे रखा है? टैक्स CST रेट्स वाज लोअर देन वेट। जो CST क्या होती है?
हाँ, तो ये लोअर देन वैट था, मिसयूज़ किया जाता था बिजनेस के द्वारा, मतलब एक से स्टेट में जाके जो है वो पैसा जमा कर दें, वैट में नहीं पड़ता था। डिफरेंट वैट लॉज, वैट के लॉज डिफरेंट डिफरेंट थे जो कि जो है प्रॉब्लम देते थे। ऑक्ट्राई जानते हो क्या होता है? भाड़ा, भाड़ा। थोड़े से प्रॉब्लम है, कान हमारे तेज है, बताना भूल गए थे कल हम, सबको पता है। ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई का हिंदी में कोई एक्चुअल मतलब बता, मतलब तो नहीं, बोलते क्या है इसको, बता सकते? हाँ हाँ हाँ, वही है। कौन बताया था? अमित सर बताया था, बढ़िया है। हाँ, तो ये होता क्या है, एक तरीके का जो है फ्रेट टाइप का होता है, या एंट्री टैक्स टैक्स होता है, किसी स्टेट से आप ले जा रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं उससे। इससे रिजल्ट क्या होता था, हाई कॉस्ट आता था, इन्फ्लेशन आता था और इनएफिशिएंसीज आती थी। टैक्स स्ट्रक्चर पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, मतलब इसको समझने के लिए जो है 28-29 टैक्स लगे हुए थे, तो कोई भी प्रोफेशनल था वो सुकून से काम नहीं कर पा रहा था। अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जीएसटी? इजी कंप्लाइंसेस हो गए, पहले काफ़ी सारे टैक्सेस थे, काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस थे, अब अगर देखा जाए तो कंप्लाइंसेस इजी हो गए। अगर देखा जाए जब जीएसटी स्टार्टिंग में आया था, कितने सारे लोग कह रहे थे कितने सारे कंप्लाइंसेस हैं, बिजनेस वाले लोग रोड पे उतर आए थे, देखा था, तुम लोग छोटे छोटे हो गए, समझ लो हम भी छोटे ही थे उस समय। ऑल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन रिटर्न पेमेंट अवेलेबल ऑनलाइन, लेस पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क कोई नहीं होता है जीएसटी में। अगर हम बात करें सारा काम ऑनलाइन रहता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कोई भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपका पूरा कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, पूरे टैक्स का पूरा सेटलमेंट देख सकता है, प्रीवियस में आपने कितना टैक्स पेमेंट किया है, ठीक है, कितनी लाइबिलिटी बन रही, कितनी आईटीसी है, सारी चीज़ें। यूनिफॉर्म टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर, सेम जीएसटी रेट अक्रॉस इंडिया, इंडिया में पूरे इंडिया में चले जाओगे एक ही रेट जीएसटी पे आपको मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनीवेयर, मतलब बिजनेस को करना ईजी हो गया है, हर जगह ईजी हो गया है। क्यों गोकुल, बिजनेस को करना ईजी हो गया है जीएसटी के आने से। जीएसटी बहुत खराब चीज है। चलो, रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट्स, कास्केडिंग इफेक्ट्स हमारा जो है रिमूव हो चुका है, मतलब हम लोग अगर पीछे टैक्स पे करके आए हैं प्रीवियस में, तो उसका हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं, कोई भी टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है। रिड्यूस हिडन कॉस्ट, जो हिडन कॉस्ट होती है, मतलब अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेनिफिट है, जो कॉस्ट एडिशनल लगती थी टैक्स से रिलेटेड वो नहीं लगती है। इम्प्रूव क्या लिखा है, लोअर क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, बिजनेस बिकम मोर एफिशिएंट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह कम लगती है। बूस्ट टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स, मर्जिंग ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, सीएसटी रिमूव हो गया, मतलब बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया। अब अगर कस्टम वगैरह में भी देखा जाए तो आईजीएसटी लगता है, समझ रहे हो, कस्टम ड्यूटी लगता है, मतलब काफ़ी सारे टैक्सेस को हटा के एक ही टैक्स रखा गया है, तो बहुत सारे जो टैक्सेस कैलकुलेशन वगैरह होती थी वो सब हटा दिए गए हैं, जिससे कि अगर देखा जाए काफ़ी सारे हम छोटे छोटे बिजनेसेस देखे हैं वो खुद ही अपना कंप्लाइंसेस कर लेते हैं। हमारे बुआ के लड़के हैं, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज बचपन में थी जीएसटी से, मतलब उनसे अगर हम 2 साल पहले 3 साल पहले बात करते थे तो ऐसा लगता था हमें जीएसटी नहीं आता, क्योंकि वो बचपन से अपने बिजनेस कर रहे हैं, उनको सारे कंप्लाइंसेस पता है, एडवोकेट के बैठ के वो बताते थे ऐसे नहीं ऐसे कर लो। और काफ़ी सारे जो है तुम्हारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे हमारा एक क्लाइंट है जो आईफोन होते हैं उनमें डील करता है, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम करता है, जिस देश में आईफोन महंगे होते हैं वहाँ पे सस्ते आईफोन ले जाके बेचता है, जैसे इंडिया में सस्ते हैं यूएसए में महंगा है, तो इंडिया से ले जाके यूएसए में बेचेगा, एक्सपोर्ट कर देंगे। करीब 110 करोड़ का टर्नओवर है उनका, समझ लो। तो उनको हम समझाने गए थे तो 3-4 घंटे लगे थे, पूरी प्रेजेंटेशन हुई थी, समझ लो। वो लोग जब सीए में चूज करते हैं, पूरी समझ लो उनका एग्जाम होता है, उनको अगर हम बात करें तो उनका नॉलेज और हमारा नॉलेज सेम लग रहा था, कि जितना हमें पता है उतना उन्हें पता है, क्योंकि वो बता रहे थे हम बचपन से यही काम कर रहे हैं, सारे कंप्लाइंसेस पता है, सारे स्टेट वाइज जीएसटी उनके आदमी है, ऐसा बता रहे हैं। कह रहे वहाँ बनारस में चल रही है केस हमारा जीएसटी का,
और इनका करीब जो है 50-50 लाख रुपए जीएसटी में फंसा हर जगह। अरे इसको निकलवाओ, समझ रहे हो? अगर उसको मतलब उनके काम का बंदा है तो वो माला माल कर देते हैं, ऐसे बात समझो, समझे? और काफ़ी सारे सीए सीएमए वो चेंज करते रहते हैं क्योंकि उनको खुद इतनी नॉलेज है, कोई समझ नहीं आता है, समझ रहे हो? आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आईटीसी देखा जाए गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने लगी, आईटीसी का बेनिफिट लगने लगा तो गुड्स की जो मेकिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो गई। इंडियन गुड्स बिकम चीपर एंड मोर कॉम्पिटेटिव ग्लोबली। समझ में आ रहा होगा? ये सारे पॉइंट्स पढ़ो, फिर आगे पढ़ाते हैं। जीएसटी इजी लग रही ना? क्यों है कि नहीं? क्यों अरसलान, इजी लग रही ना? पढ़ लिया? अगर हम लोग देखें फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है, सिंपल एंड इजी क्या होता है, वन टैक्स है इंस्टेड ऑफ मैनी टैक्स, तो इसको मैनेज करना जो है आसान रहता है। आपको एक ही वेबसाइट मैनेज करनी है जो कि जीएसटी है, उसी पे सारा डाटा सेव होना है, उसी को मैनेज करना है, उसी को देखना है, उसी से रिलेटेड आपको जो एडमिन में बंदे हैं रखने हैं जो जीएसटी के एक्सपर्ट हो। ऐसे क्या पहले होता था, सर्विस टैक्स का अलग है, समझ लो, वैट का अलग है, ऐसे करके हर जो है गवर्नमेंट के भी कंप्लाइंसेस समझ लो बढ़ जाते थे। बेटर कंट्रोल और टैक्स लीकेज, सीमलेस आईटीसी क्रिएट एन इनबिल्ट कंप्लाइंसेस मैकेनिज्म, मतलब इनबिल्ट कंप्लाइंस मैकेनिज्म होता है, एक बंदा अपलोड करेगा अपना जीएसटीआर, तब दूसरा बंदा उसको अवेल कर सकता है। आपने गुड्स खरीदे और उस बंदे ने, सामने वाले ने अगर जो है उस गुड्स को अपने जीएसटी पोर्टल पे नहीं चढ़ाया है तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो फाइलिंग स्मूथ है कि मतलब एक सीमलेस फ्लो चल रहा है कि जो है ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो एक बंदा अपडेट करेगा ऑटोमेटिक दूसरे को उसमें दिख जाएगा। हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, लोअर कलेक्शन कॉस्ट प्लस मोर कंप्लाइंसेस। अगर देखा जाए तो कलेक्शन कॉस्ट कम है, मतलब रेवेन्यू के मामले में जो है एफिशिएंसी बढ़ गई है, हायर रेवेन्यू आता है। कैसे हायर रेवेन्यू कैसे आता है? पहले जो टैक्स थे 28 उसमें काफ़ी सारे लूपहोल्स थे, समझ रहे हो? काफ़ी सारे लोग थे जो टैक्स ही नहीं पे करते थे, समझ रहे हो? हमारे बुआ के लड़के वगैरह हैं वो टैक्स ही नहीं पे किए हैं, अब झेल रहे हैं। 50-50 1-1 लाख की नोटिसें आती हैं। एडवोकेट वगैरह से काम कराते थे, उन्होंने लूट लिया इनको। 50,000 की नोटिस है, कह रहा है 40,000 में सेटल करवा देंगे। हम 50,000 की नोटिस को 5,000 में सेटल कराते हैं, समझ रहे हो? तो लुट के आए क्योंकि हम उनको पता चला लेट में, हम क्वालिफाई भी लेट, मतलब लेट क्या, हम छोटे ही थे, क्या ही कर सकते हैं। समझे? जिस दिन क्वालिफाई हुए सारा काम उठा के हमको दे दिया। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम कॉम्पिटिटिव एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इंडियन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी जब, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे। वही चीज़ लिखी हुई है, समझ में आया होगा कितना ईजी है। कंज्यूमर्स के लिए क्या है, सिंगल ट्रांसपेरेंट टैक्स है, मतलब ट्रांसपेरेंट का इन द सेंस दिख रहा है कि हमको 12% पे करना है इस गुड्स पर। कंज्यूमर के लिए हमको पता है फूड आइटम से 5% है, तो 5% हमको दिख रहा है कि 2.5 मॉल में हमने कोई अगर गुड्स लिया है तो 2.5 हमको दिख रहा है, उस पर पे हुआ है। ओनली वन टैक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, नो हिडन टैक्सेस, कोई भी हिडन टैक्स नहीं कि बीच में 2-3 टैक्स और लग जाए उसके बाद आपको गुड्स मिल रहा।
लोअर ओवरऑल टैक्स बर्डन, एफिशिएंसी, लेस लीकेज होता है, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं, कंज्यूमर कम पे करता है। मतलब कंज्यूमर को अगर देखा जाए तो जीएसटी रिजाइम और ओल्ड रिजाइम के हिसाब से कंज्यूमर को कम ही पे करना पड़ता है। समझ में आया? पढ़ लो इसको। इस बार ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बेनिफिट्स पहले ही बताए दे रहे हैं सीएमए वालों के लिए। तो सर ये बात बहुत चुभती है कि नहीं? बोलते हैं तो याद आता सीए कर रहे हैं। आपको एक और चीज दिखाएं? क्या फिर नोटिस आ गई? हाँ क्लास के बाद दिखाना, क्लास के बाद। अब हम हटाने जा रहे हैं उसको। मुझसे भी देखना। यहाँ तक रखना। जीएसटी से रिलेटेड है। हाँ क्या हुआ? अच्छा माइनस देखिएगा। तो ये कैसे हुआ? बैठो, जीएसटी वाला है, उसका तो है ही नहीं। तुम जीएसटी पता नहीं सर तुम्हारा वो वाला ये अकाउंट है जिसमें कुछ फ्रॉड हुआ था, मगर है ना? उसमें तो सर 11,000 थे पहले से ही, होल्डिंग तो 50,000 दिखा रहा है। चलो ये केस किसी और दिन, ये दूसरा वाला केस है, ये किसी और दिन डिस्कस करते हैं। तुम लोग इसको कोई मतलब वो मत समझना है इनलीगल काम करता है सही ही लड़का, बस फंस जाता है। हर बार बेटा हम बचाएंगे नहीं, बेल वेल करवा देंगे, एडवोकेट घर में है, समझे? 2 एडवोकेट हैं घर में। हाँ 6 साइलेंट फीचर्स हैं जीएसटी के। क्या? ये 6 हैं पूरे। सबसे पहला फीचर है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? अरसलान, हैंड रेस करना होता है पहले। अरसलान अलग अलग तो नहीं लगता है। हाँ हाँ स्टेट वाइज डेस्टिनेशन बेस होता है। तो मान लीजिए यूपी से एमपी में गुड्स गया तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगेगा। जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगी, पॉज जिसको बोलते हैं, पीओएस, जो ये निकलेगा, मान लो यूपी भी निकल सकता है, एमपी भी निकल सकता है, स्पेसिफिक केसेस हैं इसके सेक्शन वाइज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो निकलेगा डेस्टिनेशन वाइज उस स्टेट को ये टैक्स मिलेगा। समझ में आया? अगर यूपी में टैक्स निकल रहा है तो यूपी गवर्नमेंट योगी जी टैक्स लेंगे, समझ लो। एमपी में निकल रहा है तो एमपी वाले जो स्टेट होंगे उनके टैक्स लेंगे। हमको पता नहीं एमपी का सीएम कौन है, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जब आप कंज्यूम करेंगे गुड्स आप लेंगे, सप्लाई होगी तभी टैक्स लगेगा, ऐसे टैक्स नहीं लगता है। लिवाइड एट द एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, जहां पे आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कल दिखाया था, जिस एरिया में आपने मान लो 100 रुपए का गुड्स था, 10 रुपए ऐड किया, ठीक है, ये 110 का हो गया, 110 पे टैक्स लगेगा। उसके बाद आगे जाके 110 का गुड्स है, मान लो 120 का हो गया टैक्स लगाने के बाद, टैक्स का आपको क्रेडिट मिलेगा। फिर से आपने वैल्यू ऐड किया, जो वैल्यू ऐड किया उस पर फिर से टैक्स लगेगा। समझ में आया? पीछे जो टैक्स आपने पे किया उसका क्रेडिट मिलता जाएगा और आगे जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो उसको ऐड कर करके टैक्स लगता जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोला जाता है। बट द फाइनल बर्डन किस पे होता है? कंज्यूमर या कह सकते हैं कस्टमर, समझे, जो कष्ट से। रेवेन्यू गोज टू द स्टेट वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होती है उस स्टेट को रेवेन्यू जाता है अपना, जो भी जीएसटी से रिलेटेड होता है। नॉट वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस,
जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उस स्टेट को वो रेवेन्यू नहीं जाता है, जहाँ पे कंज्यूम्ड होते हैं मतलब जहाँ पे इंड जो है कंज्यूमर उसको यूज करता है। क्लियर? एग्जाम्पल पढ़ो इसका। बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है सर, थोड़ा तो डिफिकल्ट कीजिए। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स फॉर इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग, अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी होगा। एलिमिनेट्स मल्टीपल टैक्स जैसे वैट, सीएसटी, ये सब नहीं पढ़ना हमको, पुराने टैक्स हम हल्का फुल्का पढ़ लेंगे बस। मेक द इंडियन मार्केट यूनिफाइड एंड, समझ में आ रहा होगा। वन नेशन वन टैक्स। डुअल जीएसटी मॉडल, डुअल का मतलब क्या है? बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवी करते हैं एक साथ। इंट्रा स्टेट सप्लाई मान लो हुआ है तो या तो सीजीएसटी या तो एसजीएसटी या तो यूटी जीएसटी, या तो स्टेट होगा या तो यूटी होगा। इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट का मतलब होता है मान लो यूपी टू हम एमपी सप्लाई कर रहे हैं तो इंटर स्टेट होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। यहाँ पे क्या होगा? यूपी टू यूपी अगर सप्लाई कर रहे हैं मतलब विद इन द स्टेट अगर सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कौन सा इंट्रा स्टेट लगता है। समझ में आया? इंश्योर फेयर रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, मतलब ये इंश्योर करता है कि फेयर रेवेन्यू शेयरिंग हो सेंटर और स्टेट के बीच में। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल, अगर आप इंपोर्ट करते हैं ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। हमने बताया था जो बाप कस्टम वगैरह पे भी जीएसटी लगती है तो इंटर स्टेट सप्लाई लगता है, इस पे आईजीएसटी लगता है और आईजीएसटी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कस्टम ड्यूटी भी लगती है आईजीएसटी के साथ। एक्सपोर्ट जो होता है ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गुड्स महंगा हो जाएगा, मतलब फिर कोई एक्सपोर्ट करेगा नहीं इंडिया से। नहीं समझे? एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है कि जितना ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो इसीलिए एक्सपोर्ट पे टैक्स नॉर्मली नहीं रखा जाता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हो सकता है। आईटीसी इसका रिफंड वगैरह भी अभी कस्टम में फाइनल में तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर हैं जहाँ पे बेनिफिट मिलता है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ जीएसटी, रेट कैसा है? स्टैंडर्ड रेट स्लैब है या जीएसटी स्लैब है 0.25, मतलब कि 0.25, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% ये जीएसटी के रेट है। कंपनसेशन सेस, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है जो सेस वगैरह होता है जो लग्जरी जो है प्रोडक्ट्स आपके होते हैं। जैसे BMW खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही तुम्हारे पास इतना पैसा है, आप BMW अगर खरीद रहे हैं तो हमको भी ज़्यादा पैसा दो, अकेले अकेले बेनिफिट लोगे, समझ लो। जैसे कि आपका पान मसाला, तम्बाकू, कूल, या फिर कौन सा वाटर है, मोटर कार्स हैं, जो बड़ी बड़ी मोटर कार्स होंगी उनकी बात की जा रही, लग्जरी गुड्स। हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था? इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, आईटीसी, क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज कैन बी यूज्ड अगेन द टैक्स ऑन सेल्स। जो परचेज में आपने इनपुट यूज किया उसका सेल्स में आप यूज कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑर्डर क्या है? अच्छा, आईजीएसटी ये हमने लिखवाया था पिछले अटेम्प्ट में, याद होगा, ठीक है। तो सर इस अटेम्प्ट में अलग कर दिया बिल्कुल। आईजीएसटी अगर देखा जाए तो सबसे पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। ये अभी आईटीसी वाले चैप्टर में इसके क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, इतने से छोटे से कॉन्सेप्ट के 5-6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आईजीएसटी है सबसे पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, उसके बाद सीजीएसटी देन एसजीएसटी। अगर हम सीजीएसटी की बात करें तो सबसे पहले वो सीजीएसटी से, मतलब जो भी हेड है सबसे पहले अपने से होंगे सेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम आईजीएसटी देखेंगे। अगर हम एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की बात करें तो सबसे पहले अपने से होंगे एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, और अगर कुछ बच गया तो आईजीएसटी। याद करने का तरीका, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी हैं सबसे पहले अपने हेड से होंगे, बाद में आईजीएसटी से होंगे, क्लियर। और जो आईजीएसटी है सबसे पहले आईजीएसटी अपने हेड से होगा, उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी से होगा। सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, है नहीं है। तो ये हेल्प करता है कास्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है। सर इतनी जल्दी आप छुट्टी कर देंगे? छुट्टी नहीं कर रहे हैं बेटा, चैप्टर खत्म है, ठीक है।